डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, आज देखो मैं तुम्हारा सोशल स्टडीज़ का पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ये चैप्टर का जैसे कि तुम देख पा रहे हो, चैप्टर का हेडिंग है ग्लोब्स एंड मैप्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ग्लोब्स और मैप्स क्या है। देखो हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ इज़ अ प्लैनेट। ये तो तुम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो दैट आवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट। प्लैनेट मतलब कोई भी ऐसा हेवनली बॉडी जो किसी स्टार के चारों तरफ घूमता है। तो हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ सूरज की चारों तरफ, सन की चारों तरफ घूमता है, तो अर्थ को हम लोग एक प्लैनेट कह सकते हैं। तो हमारी जो सोलार सिस्टम है, अर्थात सन के चारों तरफ घूमने वाले जितने प्लैनेट्स है, कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है। ये 8 प्लैनेट्स के अंदर सिर्फ हमारा अर्थ ही है जिसके ऊपर लाइफ है कि नहीं? तो हमारी अर्थ की सरफेस को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि अर्थ की सरफेस लैंड माने ज़मीन, मतलब ये जो हिस्सा है देखो ये सब ज़मीन है। तो ज़मीन और पानी में बटा हुआ है। ठीक है, तो अर्थ जो है, हमारी अर्थ, ये देखो ये पानी है कि नहीं? तो अर्थ जो है ये पानी और ज़मीन में बटा हुआ है। तो मतलब वाटर और लैंड, ये 2 भाग में अर्थ का सरफेस बटा हुआ है, लैंड और वाटर। अब इसमें देखो हमारी धरती के ऊपर जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ है, उनको हम लोग कहते हैं ओशंस। और जो बड़े बड़े लैंड मास है, ज़मीन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनको कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स। सो द ह्यूज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस। तो एक बार देखो कितने ओशंस है हमारे धरती के ऊपर, कितने ओशंस है, एक बार उनका नाम मैं लिख देता हूँ। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन। उसके बाद आता है इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन। उसके बाद आता है आर्कटिक ओशन। और लास्ट एंटार्क्टिक ओशन। तो ये हो गया हमारी धरती के ऊपर 5 ओशन। ठीक है, जो सबसे बड़े बड़े वाटर बॉडीज है उनको ओशंस कहा जाता है, और ये 5 है हमारी धरती के ऊपर ओशंस। उसी तरह से देखो जो बड़े बड़े लैंड मास, मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ, लुक एट द मैप। जो बड़े बड़े हमारे लैंड मासेस है, ज़मीन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनको कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स। क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। सो एक बार दिखा देता हूँ कितने कॉन्टिनेंट्स है। देखो, ओके, नाउ लुक एट दिस। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, देखो दिस वन, ये जो है ये हो गया एशिया। दिस इज कॉल्ड एशिया। ओके, ASIA इसको बोला जाता है एशिया। तो पहला कॉन्टिनेंट हमारा क्या है? एशिया। उसके बाद देखो हम दूसरे कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, दिस वन, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, इसको कहा जाता है यूरोप। दिस इज यूरोप। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, सो दिस इज यूरोप। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा कॉन्टिनेंट के ऊपर। देखो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, दिस वन, ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दिस इज अफ्रीका। दिस इज कॉल्ड अफ्रीका। उसके बाद हम लोग तीसरे कॉन्टिनेंट में आते हैं। देखो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, दिस कॉन्टिनेंट, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। क्या कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद देखो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, दिस वन, इसका नाम है साउथ अमेरिका। क्या नाम है? साउथ अमेरिका। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, तो ये हो गया हमारा 5 कॉन्टिनेंट। छठा, नंबर 6 कौन सा है?
देखो दक्षिण में यही जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे मैप में छोटा दिखा रहा है, इतना छोटा है नहीं। इसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? ये कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। ओके, और लास्ट जो कॉन्टिनेंट है, कौन सा वाला? लास्ट कॉन्टिनेंट इज दिस वन, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। इस कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से देखो दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इस तरह से देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एंड देयर आर 5 ओशंस। क्या क्या? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। ओके, तो ये हो गया ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये अर्थ जो है, अर्थ का, अब देखो हमारी जो अर्थ है, अर्थ का आकार मतलब शेप क्या है? अर्थ का शेप इज स्फीयरिकल। स्फीयरिकल मतलब है, देखो अगर बिल्कुल ऐसा होता तो ये है सर्कल, गोल। स्फीयरिकल मतलब है ऊपर और नीचे थोड़ा चपटा और बीच में थोड़ा फूला हुआ। तो अर्थ का शेप पूरा गोल नहीं है, अर्थ का शेप इज स्फीयरिकल। देखो यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ और यहाँ पे थोड़ा चपटा। ओके, एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो लोग आसमान में जाते हैं, हमको कैसे पता कि अर्थ का शेप ऐसा है? देखो जो लोग आसमान में जाते हैं रॉकेट में बैठकर, उन लोग जब आसमान से, महाकाश से धरती का फोटो लेता है तो वी कैन सी दैट द अर्थ इज, अर्थ का शेप जो है वो इस तरह से है। देखो हम लोग, धरती इतनी बड़ी है और धरती के मुकाबले हम लोग इतने छोटे हैं कि हम लोग धरती को, जहाँ से भी हम लोग धरती के ऊपर खड़ा हुआ जब धरती को देखते हैं तो धरती फ्लैट लगता है, प्लेन नज़र आता है। लेकिन जब महाकाश से एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉट्स फोटो उठाते हैं, वहाँ पे अर्थ का शेप इस तरह का स्फीयरिकल। स्फीयरिकल माने, जैसे मैंने अभी बोला, स्फीयरिकल माने बीच में फूला हुआ, बीच की पोर्शन थोड़ा फूला हुआ और ऊपर और नीचे थोड़ा चपटा। तो अर्थ का शेप इस तरह का है। ओके, सो अब देखो व्हाट इज ग्लोब। ये जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है ये तुम जरूर देखा होगा। ये क्या है? ये धरती का एक मॉडल है, ये अर्थ का एक मॉडल है। तो अर्थ का जो मॉडल होता है, इस मॉडल के ऊपर देखो हम लोग अर्थ के जितने समुंदर है वो देख पा रहे हैं, लैंड कहाँ है वो देख पा रहे हैं, और अलग अलग कलर्स में दिखाया जाता है कि नहीं? जैसे समुंदर को ब्लू में दिखाया गया है, लैंड के ऊपर जो अलग अलग देश है उनको अलग अलग रंग में दिखाया गया है। तो बिल्कुल अर्थ जैसा शेप वाला जो अर्थ का हम मॉडल बनाते हैं उसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। तो इस ग्लोब से कौन सा देश धरती की कौन सी जगह पे आता है, धरती के ऊपर समुंदर कहाँ है, ये सब हम लोग इस ग्लोब को देखेंगे तो हमें धरती के बारे में ये सब पता चलेगा। अब एक चीज याद रखना, देखो जब ग्लोब को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखो ग्लोब का सिर्फ एक साइड ही, इस पिक्चर में देखो ग्लोब का सिर्फ एक साइड दिखाई दे रहा है, उस साइड में क्या है वो इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोब को घुमा लेंगे, ये ग्लोब घूमता है कि नहीं, जैसे अर्थ अपनी चारों तरफ घूमता है, हम ग्लोब को भी अपने चारों तरफ घुमा सकते हैं। अगर ये ग्लोब को घुमा लेंगे तो ग्लोब का उल्टा तरफ क्या है वो भी हमें दिखाई देगा। अब देखो ग्लोब घूमता कैसे है, ये जगह से, ये मॉडल देखो, ये जगह से एक पाइप ग्लोब का बीचों बीच से यहां तक गया है। ये पाइप का ही मदद से ये ग्लोब घूमता रहता है। तो ग्लोब का जो एकदम नॉर्दर्न पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग, ये जो पॉइंट है नॉर्थ में, जो ग्लोब का पॉइंट है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ पोल। और ग्लोब का एकदम दक्षिण पार्ट में जो पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं साउथ पोल। तो ग्लोब के अंदर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाला जो रॉड या जो पाइप यहां पे दिया हुआ है,
ग्लोब को बनाने के समय ग्लोब का नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजरता हुआ जो यहाँ पे रॉड यानी कि पाइप दिया हुआ है, उसी के मदद से ग्लोब बिल्कुल धरती जैसा ग्लोब अपने चारों तरफ गोल गोल करके घूमता है। अब देखो, अगर हम ग्लोब को टेबल पर रखें, देखो टेबल तो ऐसा है कि नहीं, टेबल ऐसा है, लेकिन ये जो ग्लोब का एक्सिस है वो देखो टेबल के ऊपर ऐसा सीधा नहीं है कि नहीं, वो ऐसा सीधा नहीं है, वो ऐसा टेढ़ा है। तो ग्लोब भी देखो टेबल के ऊपर अगर हम रखेंगे तो ग्लोब भी टेबल के साथ टेढ़ा है, टेबल के साथ एकदम। देखो अगर ऐसा होता, मान लो ये टेबल है और ग्लोब अगर ऐसा होता और एक्सिस अगर ऐसा होता, वेरी सॉरी, हाँ, अगर एक्सिस ऐसा होता तब हम कह सकते थे कि ग्लोब और एक्सिस जो है वो टेबल के साथ सीधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेबल अगर ऐसा है, ग्लोब को हम टेबल के ऊपर रखेंगे तो देखो अर्थ का एक्सिस, ये ग्लोब का एक्सिस टेढ़ा है, तो ग्लोब भी टेढ़ा है। तो ये एक्सिस और टेबल, ये जो प्लेन है, टेबल का जो प्लेन है और ग्लोब का जो एक्सिस है, ये दोनों में 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। अब तुम्हारे यहां पे देखो, यहां पे तुमको 7 कॉन्टिनेंट्स और 4 समुंदरों का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो नाम तो मैं ऑलरेडी पहला पेज में एक बार लिख दिया, वो देखकर तुम लोग यहां पे बुक में भर लेना। ओके, तो अब देखो अर्थ जो है, हमारी अर्थ जो है, ये अर्थ निरंतर अपने चारों तरफ घूमता है। तो जैसे ग्लोब का एक एक्सिस है, एक रॉड ग्लोब के अंदर से हम लोग बना देते हैं जिसके चारों तरफ ग्लोब घूमता है, और ये एक्सिस ग्लोब का नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल से निकलता है कि नहीं, नॉर्थ पोल से घुस के। तो ये जो एक्सिस है इसके चारों तरफ ग्लोब घूमते रहता है। उसी तरह से ये अर्थ भी अपने चारों तरफ घूमता है। तो अपने चारों तरफ जो अर्थ घूमता है, अर्थ का ये जो गति है, इस गति को रोटेशन कहा जाता है। अर्थ जब अपने चारों तरफ घूमता है उसको, तो अर्थ अपनी चारों तरफ रोटेट करता है, इसको रोटेशन, अर्थ की रोटेशन बोला जाता है। अब देखो, जैसे ग्लोब के बीच में से एक रॉड गुजरता है और उसकी चारों तरफ ग्लोब घूमता है, उसी तरह से अर्थ का भी एक, और उसको हमने बोला था ग्लोब, ये जो रॉड ग्लोब के अंदर से जाता है उसको एक्सिस बोला जाता है। उसी तरह से अर्थ का भी एक काल्पनिक, दरअसल अर्थ के अंदर से कोई रॉड गया नहीं है, लेकिन अर्थ का भी एक काल्पनिक इमेजिनरी एक्सिस है जिसके चारों तरफ अर्थ घूमता है, उसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बिल्कुल ग्लोब जैसा, जैसे ग्लोब को अगर हम एक प्लेन टेबल के ऊपर रख देंगे तो वो प्लेन टेबल के साथ ग्लोब का जो एक्सिस है उसका 23.5 डिग्री एंगल बनेगा। उसी तरह से हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ भी ग्लोब जैसा सीधा नहीं है, ये भी थोड़ा टेढ़ा है। तो अर्थ का जो एक्सिस है वो भी 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। इट ऑल्सो मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। अर्थ का जो एकदम नॉर्थ वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को नॉर्थ पोल कहता है। अर्थ का एकदम नॉर्थ वाला जो पॉइंट है उसको नॉर्थ पोल कहता है, और एकदम साउथ वाला जो पॉइंट है उसे साउथ पोल कहा जाता है। ओके, इट इज कॉल्ड साउथ पोल। नाउ अर्थ का एकदम बीचों बीच से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एकदम बीच वाला पोजीशन से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को कहा जाएगा इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है ये अर्थ का बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बीचों बीच से इक्वेटर गुजरता है। इक्वेटर का उत्तर वाला जो हिस्सा है, इक्वेटर का, अर्थ का वो हिस्सा जो इक्वेटर का ऊपर है, उसे दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये इक्वेटर जो है ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटता है। इक्वेटर का ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर का नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ग्लोब देखो
बिल्कुल अर्थ का एक परफेक्ट मॉडल है ग्लोब। बिल्कुल अर्थ को जैसे दिखने में है उसका एक परफेक्ट मॉडल इज द ग्लोब। लेकिन ग्लोब की कुछ कमियां हैं। ग्लोब की कमियां क्या क्या है उसके बारे में एक बार हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहला कमी ये है ग्लोब की कि देखो ग्लोब थोड़ा बड़ा सा है, तो आसानी से एक जगह से दूसरा जगह हम ग्लोब को लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद देखो ग्लोब जब हम ताकेंगे, ग्लोब को जब देखेंगे तो एक समय पे एक ही साइड नजर आएगा, दूसरा साइड देखना है तो उसको घुमाना होता है। तो ग्लोब में हम सारा धरती को एक साथ ग्लोब में देख नहीं सकते। फिर देखो ग्लोब चूंकि छोटा होता है इसलिए अर्थ का सारे हिस्से का डिटेल विस्तार रूप से हम ग्लोब में, मान लो ये इंडिया दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर जितने शहर है, जितने स्टेट्स है, वो सब ग्लोब के अंदर हम सही तरह से देख नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हमें अर्थ का कोई एक हिस्से का बड़ा मैप चाहिए, वो ग्लोब के जरिए दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लोब क्या करेगा, सारा अर्थ को ही दिखाएगा। तो अगर अर्थ का कोई एक विशेष जगह की बड़ा मैप हम चाहते हैं, वो ग्लोब के जरिए दिखाया नहीं जा सकता। इसके बाद हम लोग आते हैं मैप। नेक्स्ट वी कम टू ए मैप। अब देखो ये मैप क्या है, व्हाट इज ए मैप। मैप हम किसको कहते हैं? A map is a representation of the earth's surface or a part of it on a flat surface। अर्थात ग्लोब तो अर्थ जैसा गोल होता है, लेकिन मैप में क्या होता है, अगर एक फ्लैट पेपर के ऊपर, एक कागज के ऊपर जब हम धरती का मैप फोटो बनाएंगे या धरती का कोई एक पर्टिकुलर जगह का अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे एक फ्लैट पेपर के ऊपर, उसको मैप कहा जाएगा। ये मैप जो वर्ड है, ये वर्ड दरअसल लैटिन भाषा का एक शब्द मैपो, ये मैपो शब्द से अंग्रेजी में शब्द आया है मैप। मैपो का मतलब होता है नैपकिन, मतलब हैंडकरचिफ, ठीक है। जेरार्डस मर्केटर जो 16th सेंचुरी के एक कॉस्मोग्राफर थे और कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर मतलब मैप बनाने वाला। From the country of Flanders was the first to publish a collection of maps in the form of a book. A book of maps is called atlas। तो देखो एक चीज, अगर किसी बुक में बहुत सारे मैप्स को एक साथ करके अगर हम एक बुक बनाएंगे, उसको कहा जाता है एटलस। दुनिया का सबसे पहला एटलस बनाने वाला आदमी का नाम था जेरार्डस मर्केटर। ये फ्लैंडर्स नाम की एक इलाके का रहने वाला था। मैप, इंग्लिश में जो वर्ड है मैप, ये कौन सा वर्ड से आया है? ये लैटिन भाषा का शब्द मैपो से आया है। ये मैपो शब्द का मतलब है नैपकिन। तो मैप क्या है? जब हम एक प्लेन पेज के ऊपर, एक फ्लैट पेज के ऊपर धरती का नक्शा बनाएंगे, धरती में कहाँ कहाँ लैंड है, कहाँ कहाँ ओशन है, इसका नक्शा बनाएंगे, या धरती का कोई एक हिस्से को अगर हम लोग पेपर में ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मैप। देखो मैप बनाने की जो कला है, मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है, और जो मैप बनाता है उसे कहा जाता है कार्टोग्राफर। ही इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। अब देखो मैप जो है, एक मैप के जरिए हम पूरा धरती का नक्शा बना सकते हैं। कोई एक खास कॉन्टिनेंट का भी मैप बन सकता है, कोई एक देश का अलग मैप बन सकता है, एक देश के अंदर एक शहर का मैप बन सकता है। यहाँ तक कि अगर हम चाहे तो हमारा स्कूल बिल्डिंग का, हम जो पारा में रहता है उसका, इतने छोटे छोटे जगहों का भी नक्शा हम बना सकते हैं, यानी कि मैप बना सकता है। तो इसीलिए मैप अगर हमको बहुत डिटेल में कोई एक कॉन्टिनेंट का कहाँ पे क्या है, या एक देश का कहाँ पर क्या है, किसी शहर का कहाँ पर क्या है, या किसी रास्ते का कहाँ पर क्या है, किसी बिल्डिंग का कहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ अगर हमको डिटेल में जानना है तो उससे ग्लोब काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें मैप बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैप ग्लोब से बेटर है। देखो कोई भी मैप में का 3 खासियत होती है। नंबर 1,
मैप से एक जगह से दूसरा जगह का दिशा या डायरेक्शन क्या है, दो जगह की डायरेक्शन, मान लो कोलकाता से कौन सी डायरेक्शन में दिशा में दिल्ली है, या मुंबई से कौन सी दिशा में चेन्नई है, ये सब बातें हमें मैप से समझ आता है। मैप को देखेंगे तो हमारी कॉन्टिनेंट्स की और वाटर बॉडीज यानी कि जो ओशंस है उनका असली शेप क्या है वो मैप से हमें ज़्यादा बेहतर पता चलता है। और मैप से कोई भी जगह का एक्चुअल शेप और एक्चुअल एरिया क्या है, असली में उसकी एरिया और शेप क्या है, वो ग्लोब के तुलना में मैप से हमें बेहतर पता चलता है। लेकिन मैप का भी कुछ कमियां हैं। पहली कमियां क्या है कि देखो अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ गोल है स्फेरिकल, लेकिन मैप मतलब अर्थ कर्व्ड है गोल है, लेकिन मैप फ्लैट है। ठीक है, तो फ्लैट है इसीलिए कभी कभी कौन सी जगह से कितना दूर है ये मैप से कभी कभी सही तरह से हमें पता नहीं चलता। ओके, तो ये वीडियो इतना तक रहने दो। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।